पूरे प्रदेश भर में अभी भू कानून की चर्चा जोरों पर है। कई जगह आंदोलन हो रहे हैं तो कई जगह सरकार भी अपने स्तर से तहसील स्तर पर प्रयास कर रही है बातचीत करने की और लोगों से मशवरा भी मांगा जा रहा है, सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो आपकी राय क्या है इस पूरे संवेदनशील मसले को लेकर? देखिए, एक तो सरकार का जो अभी का रवैया है वो एक पहलू है और ये पूरा मसला जहां से खड़ा हुआ वो एक पहलू है। तो यहां से शुरू हुआ वहां से बात शुरू करते हैं। असल में उत्तराखंड में जो जमीन का कानून है उसका नाम है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 और उसी के संशोधन अलग अलग समयों पर उत्तराखंड में लागू हुए। 2002 में, 2006 में, 2008-9 में भी उसमें बदलाव हुए और वो उत्तराखंड में जो बदलाव हुए उसमें इतनी बात थी कि रिहायशी भूमि कितनी आप खरीद सकते हैं, यानी कि आवास के लिए कितनी जमीन खरीद सकते हैं, यही उत्तराखंड के बदलाव थे उत्तराखंड बनने के बाद। वैसे उस कानून में जो प्रावधान है कि 12.5 एकड़ अधिकतम जमीन किसी के पास हो सकती है। उत्तराखंड में आने के बाद एनडी तिवारी जी के जमाने में हुआ कि 500 वर्ग मीटर कोई आदमी बाहर से आकर के खरीद सकता है आवास के लिए, और फिर खंडूड़ी जी के समय में संशोधन हुआ कि 250 वर्ग मीटर आवास के लिए कोई व्यक्ति बाहर से आकर के खरीद सकता है, राज्य के बाहर का कोई व्यक्ति। लेकिन इसमें ये क्लॉज था कि ये जो बंदिश है, ये बंदिश शहरी निकायों के बाहर लागू होती थी, शहरी निकायों के भीतर ये लागू नहीं होती थी। 2018 में जिस समय त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस कानून में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने कानून में बदलाव ये किया कि ये कह दिया कि अगर औद्योगिक प्रयोजन के लिए कोई जमीन खरीदना चाहे तो जमीन खरीदने की कोई सीमा उसमें नहीं होगी। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम में जो सेक्शन 154 है उसमें एक क्लॉज और जोड़ करके ये प्रावधान किया गया कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि की कोई सीमा नहीं रहेगी और 143 जो होता था कि कृषि इस भूमि को अकृषि कराने की एक प्रक्रिया थी, तो ये कहा गया कि यदि औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीदेंगे तो उसमें 143 का जोड़ करके ये प्रावधान किया गया कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि स्वतः ही अकृषि हो जाएगी, उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। तो ये असल में वो पॉइंट है जहां से कि ये सारी बहस नए सिरे से खड़ी हुई कि राज्य में क्या इस तरह से जमीनों की बेरोक-टोक बिक्री, बेरोक-टोक लूट एक तरह से औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस समय कानून बना उस कानून का नाम में पहली जो बात है वो है जमींदारी विनाश, यानी कि जमींदारी का खात्मा। ये आजादी के आंदोलन से हमने हासिल किया कि देश में कोई जमींदार नहीं होना चाहिए। जमीन की अपर सीलिंग एक निहित है, ऊपरी हदबंदी एक तय है कि इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं हो सकती। लेकिन एक तरह से जमीन की पूरी सीलिंग ही खत्म कर दी गई। कहा गया कि औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर तो कितनी भी जमीन खरीदी जा सकती है और उसके साथ साथ उसको कृषि से अकृषि कराने में भी कोई बाध्यता नहीं है। तो ये जो हदबंदी खत्म करने का फैसला है, एक तरह से ये जो आजादी के आंदोलन से हमने जमींदारी विनाश हासिल किया था, जमींदारी का खात्मे का प्रावधान हमने हासिल किया था, एक तरह से आजादी के आंदोलन से हासिल उस मूल्य को भी त्रिवेंद्र रावत जी के जमाने में भाजपा की सरकार ने ध्वस्त कर दिया। तो यहां से बहस शुरू हुई। उस बहस के साथ जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बने तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। सुभाष कुमार साहब जो पूर्व मुख्य सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने ये अध्ययन किया। फिर उस कमेटी ने 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक और कमेटी बना दी, मेरे ख्याल से 2023 में, जो अभी की मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी, उनकी अध्यक्षता में, कि वो सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सौंपी गई कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेगी। अब आज के दिन पर सरकार जो कर रही है, तो सरकार ये कर रही है कि वो तहसील स्तर पर लोगों को बुला करके पूछ रही है कि आपको क्या कहना है। हमारा ये कहना है कि सरकार जो ये प्रक्रिया चला रही है, प्रक्रिया अपने आप में उल्टी प्रक्रिया है, क्योंकि आप एक बार ऊपर के स्तर पर कमेटी बना चुके, उस समय आपने लोगों से सुझाव भी मांगे, राय लोगों ने व्यक्त की, अब आप तहसील स्तर पर जाकर के ये सब कर रहे हैं। तो ये तो एक पहलू है, ये उसका कानूनी पहलू है। उसमें एक चीज और बस जोड़नी है कि 2022 में इसके बीच में
जो 2018 में संशोधन हुआ उसमें प्रयोजन की बाध्यता थी, यानी आप जिस प्रयोजन के लिए जमीन खरीदेंगे उसी प्रयोजन के लिए जमीन का इस्तेमाल करेंगे, और यदि नहीं करेंगे 3 साल के भीतर वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। पुष्कर सिंह धामी जी ने यह किया कि जून 2022 में विधानसभा का जो सत्र हुआ उस सत्र में उस प्रयोजन की बाध्यता को भी खत्म कर दिया। यानी अगर आप अस्पताल बनाने के लिए जमीन लें और उसके बाद अचानक एक दिन आप उस पर फ्लैट बना करके बेचना शुरू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कानूनी रूप से पास कर दिया गया। तो असल में जमीन की बेतहाशा लूट और बंदर बांट का रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस राज्य के भीतर बड़े पूंजीपतियों के लिए खोला। आज के दिन पर जो बहस लोग संचालित कर रहे हैं उस बहस को थोड़ा समझने की जरूरत है। हमारा ये कहना है कि जमीन के कानून में असल में इसके बहुत सारे पेच हैं जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं। आज के दिन पर जो जरूरत है वो जरूरत यह है कि सबसे पहले तो भूमि बंदोबस्त की जरूरत है। भूमि का अंतिम बंदोबस्त 1958 से 1964 के बीच में हुआ, जिसको 40 साला भूमि बंदोबस्त कहते हैं। वो 40 साला भूमि बंदोबस्त 2004 में खत्म हो गया। तो आज के दिन पर हमारे पास जमीन का जो रिकॉर्ड है सब 1964 का रिकॉर्ड है। तो असल में कौन भूमि है, कितनी भूमि है, कितनी हमारे पास कृषि भूमि है, कितनी और जमीनें हैं, ये तमाम चीजें नए सिरे से इसको देखने की जरूरत है। इसको नए सिरे से भूमि बंदोबस्त करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात है कि समग्र रूप से भूमि सुधार नए सिरे से, और उसमें भूमि का पुनर्वितरण करने की जरूरत है। खासतौर पर जो भूमिहीन है, पहाड़ में दलित आबादी जो है वो सबसे ज्यादा भूमिहीन आबादी है, उसके पास जमीनें नहीं है, तो उसको जमीनों का पुनर्वितरण करने की जरूरत है, उसको जमीनें मिलें भूमिहीन लोगों को, इस बात की भी जरूरत है। और एक तरह से कृषि भूमि के संरक्षण के लिए कानून बनाने की जरूरत है कि कृषि भूमि के संरक्षण का कानून हो। तो ये तमाम चीजें किए जाने की जरूरत है। छोटे छोटे जगहों पर जो लोग बसे हुए हैं एक तरह से उनके लिए भी उनका स्थायी आवास की व्यवस्था हो, इस बात का भी इंतजाम करने की जरूरत है। ये होगा कि सरकार को ये मौका मिला गया कि वो तमाम लोगों पर, जो गरीब लोग हैं उनको उजाड़ने का इंतजाम कर सके तमाम जगह। हम देख रहे हैं कि मैदानी इलाकों से लेकर के पहाड़ के दूरस्थ इलाकों तक सरकारी बुलडोजर चल रहा है। लोग अपना छोटा मोटा व्यवसाय, छोटा मोटा रोजगार करते हैं, तो उसको भी उजाड़ने का सरकार बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी कानून को गरीबों को उजाड़ने का आधार नहीं बनना चाहिए, एक पहली बात। दूसरी बात कि किसी को भी जमीनों की बेतहाशा खरीदने की छूट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहली जरूरत तो है कि 2018 में 2022 में जो संशोधन किए गए हैं उनको निरस्त किया जाए। सबसे मजबूत बात तो यही है। और कृषि भूमि के संरक्षण के कानून की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ जो कानून है, तो पूरे देश में कहीं ऐसा कानून नहीं है जमीन का कि भाई किसी को भी बेहिसाब जमीन खरीदने की छूट हो। सब जगह कोई ना कोई कैप है, तमाम हिमालयी राज्यों में भी ऐसा है। और हिमाचल के कानून की साहब हमारे यहाँ खासतौर पर बहुत बात होती है कि हिमाचल जैसा कानून चाहिए। तो हिमाचल के कानून में क्या है, तो हिमाचल प्रदेश लैंड टेनेंसी एक्ट है 1972 का, और उसमें यह प्रावधान है कि कृषि भूमि के संदर्भ में खासतौर पर एक तो जमीन खरीदने की बाध्यता के संदर्भ में है कि जमीन खरीदने की सीमा है कि आप प्रदेश में बसे हुए अगर आपको 30 साल हो गए तब आप वहां जमीन खरीद पाएंगे, ये एक सीमा है। दूसरा कि कृषि भूमि के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कोई भी गैर कृषक कृषि भूमि नहीं खरीद पाएगा। ये आप राज्य के निवासी हैं कि नहीं है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रावधान है कि आप कोई भी गैर कृषक हो वो कृषि भूमि नहीं खरीद पाएगा। तो कृषि भूमि के संरक्षण का कानून, और पहाड़ में खासतौर पर जिस तरह से खेती बंजर हुई है, जिस तरह से खेती एक तरह से लगातार हाशिए पर जा रही है, उजाड़ हो रही है, सुअरों, बंदरों, बाघ, भालू के हवाले हमारी खेती है, तो पर्वतीय कृषि के बारे में नए सिरे से विचार करने की जरूरत अलग राज्य में थी जो नहीं हुई, और इसके चलते पूरा पहाड़ धीरे धीरे करके वीरान हो रहा है। तो इस नजरिए से इसको सोचने की जरूरत है, बजाय इसके कि इसको ऐसे सोचा जाए कि कौन बाहरी है, कौन भीतरी है, कौन पहाड़ी है, कौन मैदानी है। ये जो विभाजनकारी एजेंडा है, इस विभाजनकारी एजेंडे को खारिज किए जाने की जरूरत है। जमीन को बंटवारे का आधार, लोगों में फूट डालने का आधार किसी सूरत में नहीं बनना चाहिए।